अरे बैठिए ना, अभी तो हमारा हाँ पूरा खेल खत्म भी नहीं हुआ। मैं आप सभी लोगों को जो है वो सेशन के लास्ट जो हमारा पड़ाव, अभी लास्ट पड़ाव मतलब अभी भी उसमें जो है वो थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। शायद नहीं, मुझे लगता है सर वो ब्लूटूथ वाला फिर से सेटिंग कर देंगे। नहीं नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकंड, सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, थैंक यू। थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच योर बॉडी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करके, हाँ, और थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, हाँ, लेफ्ट राइट घुमाइए थोड़ा सा। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी जो है जस्ट सेकंड, देखो थोड़ा सा जो है ना साथ साथ ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है ना उसके साथ साथ सभी चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा, ठीक है, सभी के सभी चीजों को विजुअलाइज करिएगा। मैं पहले से बोलता हूं, जब आईबीसी ज्वाइन नहीं हुए होते हैं लोग, तब भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि आप सभी लोग कौन है, आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स है। और एक एंटरप्रेन्योर की जो जिंदगी होती है वो कभी भी आसान नहीं होती। हर एक के जीवन के अंदर कोई ना कोई तकलीफ आती है, हर एक के जीवन के अंदर कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन आता है, लो मोमेंट्स आते हैं लाइफ के अंदर। परंतु एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई उठ जाना है, जहां कहीं पर भी है वहां से उठ जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ा सा जब ये सॉन्ग हो रहा होता है प्ले पीछे बैकग्राउंड में, आंखें बंद करिएगा, अपना सपना देखिएगा, सपने के बारे में सोचिएगा, और इसके बाद जो है ना जो एनर्जी फील होगी, जो एंथुसियाज्म फील होगा उसको महसूस करिएगा। एंड लेटर ऑन वी विल मूव ऑन, लेट्स गोना प्ले द सॉन्ग। अगर लगता है कि भाई पूरे हाथ भी खोलने हैं आपको, बाजू भी खोलनी है, तो वो भी करिएगा, बट पूरी तरीके से यहां पर अभी आपके ड्रीम को विजुअलाइज करिएगा। आंखें बंद कर सकते हैं शुरुआत में। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों के लिए। भाई देखिए मेरे यारो, रास्ता वाकई में लंबा है, हाँ रास्ता जो है वो वाकई में लंबा है, एक बात तो पक्की है। परंतु हमें यहां पर एक मोमेंट के लिए भी नहीं खड़े रहना, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस दिन सीखने की इच्छा आपका हथियार बन जाएगी, उसी दिन मेरे दोस्तों सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। जिस दिन सीखने की इच्छा आपका हथियार बन जाएगी, उसी दिन सफलता जो है वो आपका गुलाम बन जाएगी। आगे बात करते थोड़ा सा। जैसे बालभद्र सर ने कहा, बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त तरीके की कहानी सुनाई। परेश सर ने जो बोला कि पर्पस के बारे में बहुत 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 चीजें हमें ढूंढनी ही पड़ेगी, पर्पस ढूंढना ही पड़ेगा, जो शायद आपने इस सॉन्ग के अंदर बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उसके बारे में भी सुना। सो नाउ एक चीज, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यह है कि भाई अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो एक चीज को अपना साथी बना लो, और वो चीज है भूख, हंग्रीनेस। जिस दिन भूख को अपना साथी बना लिया ना, उसी दिन से आपका पहला एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हां भाई अभी मुझे जीवन में कुछ करना है। जिस दिन संतोष आ गया ना, उस दिन जो है वो कुछ नहीं हो पाएगा। उस दिन से मान लीजिए आपका खात्मा होना शुरू हो चुका है, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस दिन से आपकी आज की परिस्थिति से संतोष मिलना आपको शुरू हो गया ना, जिस दिन आपको आपकी आज की परिस्थिति से संतोष मिलना शुरू हो गया ना, उसी दिन से समझ लेना कि आपका पतन होना भी शुरू हो गया। जो सर ने अभी बताया ना कहानी, उस दिन से आपका पतन होना शुरू हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। लोग जो है वो कई बार ऐसा होता है, 1 सेल आया, 2 सेल आया, 3 सेल आया, हाँ परेश सर ने भी बात करी कि इसके बाद ऐसा लगता है कि भाई अब्बू ने भगवान है,
बस अब और कुछ नहीं चाहिए। 50,000 रुपए कमा लिए, 10,000 रुपए मिलते थे, ये तो 5 महीने का हो गया। संतोष सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक। मैं आपको कुछ यहां पर दिखाना चाहता हूं, एक शब्द जिन्होंने बड़े को बड़ा बनाया, जिसको इतना बड़ा बनाया कि उसकी बात मत पूछिए। और ऐसे भी शब्द, ऐसे भी ये एक ऐसा शब्द है संतोष, जिसके पास अटूट क्षमता थी, जिसके पास अटूट मैं कह सकता हूं कि ताकत थी, वो इस शब्द ने उसकी हर एक ताकत को छीन लिया। हंग्रीनेस, भूख। हाँ, संतोष। संतोष जीवन के अंदर जिस भी दिन रखने का आप सभी लोगों ने ये मतलब मान लिया कि भाई अभी तो ये यहां जहां कहीं भी बैठे हुए, जहां कहीं पर भी है, अभी यहां से ऊपर कुछ नहीं, या फिर अच्छा चल रहा है ना, अभी क्या कोई चीजों की जरूरत है, उस दिन से पतन होना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, ये भारत और ज्यादा सफल हो सकता था। ये भारत देश आज जहां कहीं पर भी है, इनसे और ज्यादा सफल हो सकता था। हर घर में और ज्यादा खुशियां आ सकती थी। आप आज और ज्यादा पैसेदार अभी तक बन सकते थे। आप अपने मां बाप के सपने बहुत सालों पहले पूरा कर सकते थे। हम में इतनी ताकत थी कि हमारे घर में बहुत पहले ऑडी या फिर मर्सिडीज गाड़ी आ सकती थी। और हम में इतनी जो है वो क्षमता थी कि जो जीवन जीने का पर्पस के बारे में आज हम बात कर रहे थे ना, वो पर्पस पहले आप फाइंड आउट कर सकते थे। परंतु कहीं ना कहीं मेरे यारों, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों, ये हंग्री वर्ड, सॉरी ये संतोष जो, ये सेटिस्फैक्शन जो है, इस वर्ड ने, वो सेटल हो जाए, सेटल वाला वर्ड, हाँ, इस वर्ड ने पूरी तरीके से हमारी क्षमता को क्षीण भिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया इस क्षमता को। बहुत ज्यादा पहले सफल हो सकते थे, बहुत ज्यादा पहले हमारे घर के अंदर जो भी आज की फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर सकती थी, परंतु कभी हमें ये लगा ही नहीं, हंग्रीनेस लगे ही नहीं अंदर से। सेटिस्फैक्शन जितना है उतना ही करो, जितना है उतना ही करो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार वाले क्यों है, उसका एक ही कारण है, उसका एक ही रीजन है। रीजन बहुत ही सिंपल है कि भाई जब भी हम खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं, तब अगर मान लीजिए मम्मी पापा के सामने बात कर दी ना कि मैं जॉब छोड़कर आईबीसी बनना चाहता हूं, मम्मी पापा उस दिन यही बोलेंगे, अरे बेटा जरा रुक जा, जो 30, 40, 50 हजार आ रहे हैं ना, उसमें कुछ जो करना है कर, बाकी की कोई भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, वरना ये भी हाथ से चला जाएगा। तो वो पहले से, मैंने क्या पहले बात करी हुई थी, ओल्ड रोड ब्लॉक्स, वो ओल्ड रोड ब्लॉक्स आज भी भरे हुए हैं। और उसी के कारण हम कभी बड़ा बनने के बारे में सोच नहीं सकते। वो सेटिस्फैक्शन हमें, वो गुजराती में कहवाय गणथूथी में मळ्યું છે, हाँ, वो वहां पर मिला हुआ है। तो इसके लिए मेरे यारों, अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जहां कहीं पर भी आज है उस सिचुएशन से कभी खुश मत रहिएगा। खुश मतलब वैसे खुश रहना है काम से, बट वहां के वहां मत रहिएगा। जीवन में ऑलवेज कुछ पाने के लिए जो है हंग्रीनेस बहुत 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 जरूरी है। सफल व्यक्ति ने कभी संतोष नहीं माना, और जिस दिन सफल व्यक्ति ने संतोष मान लिया ना, उस दिन से वो सफल नहीं रहा। हाँ, आज जो भी चैनल पार्टनर आप मान लीजिए, जो भी आईबीसी मान लीजिए, जिस दिन से उन्होंने संतोष मानना शुरू कर लिया ना, उस दिन से वो सफल नहीं रहे। जैक मा कहते हैं बहुत बढ़िया कि भाई अगर वाकई में आपको आपके जीवन में कुछ करना है तो पहली चीज कि हंग्रीनेस रखिए, भूख रखिए, और दूसरी चीज आपके ड्रीम को जो है वो फॉलो करिए। बहुत बड़े बड़े द रॉक भाई साहब भी कहते हैं कि हम्बल रहिए और इसके साथ साथ हंग्री रहिए, यही सफलता की एक परिभाषा है। इसके साथ साथ आर्नोल्ड भाई साहब ये कहते हैं कि मैंने मेरा पूरा जो जीवन है वो एक ही चीज के पीछे गुजार दिया कि मैं और ज्यादा कैसे मेरे अंदर भूख जगा सकता हूं, और ज्यादा कैसे भूख जगा सकता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, जैक मा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, द रॉक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आर्नोल्ड भाई साहब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आर्नोल्ड भाई साहब ने पूरी नहीं करी। पहले बॉक्सिंग मतलब वो रेसलिंग के अंदर अपना करियर शुरू किया, इसके बाद जो है वो एक्टर के करियर के रूप के ऊपर वो आए, इसके बाद पॉलिटिक्स में उन्होंने ज्वाइन किया। तो हर एक फील्ड जो बड़ी बड़ी थी, हर एक फील्ड के ऊपर जाकर उन्होंने परचम गाड़े, झंडे गाड़े। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को इन्होंने फॉलो किया, और वो चीज थी हंग्रीनेस, और कुछ करने की भूख, और ज्यादा कुछ करने की भूख। जहां कहीं पर भी है वहां से संतोष ना मानने की भूख। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, मैं बहुत जबरदस्त तरीके की कहानी आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। क्या होता है जब संतोष आ जाता है जीवन के अंदर, और जब भूख होती है तब क्या आता है। ये भाई साहब को जानते हैं आप? कौन है? विनोद कामली भाई साहब। ये भाई साहब को भी जानते हैं? कौन है? द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। मैं आप सभी लोगों को शायद आई थिंक कहीं कहानी सुनी भी होगी। ये विनोद कामली जी जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले आए थे। पहले मतलब थोड़ा सा जल्दी आए थे। ही वॉज द फर्स्ट मूवर, जो बिंद्रा सर कहते हैं ना, ही वॉज द फर्स्ट मूवर, पहले आए थे।
इसके बाद हुआ ऐसा, बहुत अच्छी तरीके से मैच खेल रहे थे, थोड़ा सा उसका वाहवाही हुई, सभी न्यूज चैनल्स में आने लगे, भाई साहब का पारा ऊपर चढ़ गया। एक बार हुआ ऐसा कि वेस्ट इंडीज का ये भाई साहब जो बॉलर है ना, वो बॉलर की बहुत जबरदस्त तरीके की बाउंसर पड़ी, बाउंसर पड़ने के बाद ठाक करके यहां पर लगी और थोड़ा सा नाक में से विनोद कांबली भाई साहब को ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो इसके बाद विनोद कांबली भाई साहब ने सोच लिया कि अभी तो जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इसके बाद उन्होंने कभी वापसी नहीं करी। उसको ये लगा कि भाई मैं तो ये हूं, मैं तो ये बन गया। इसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, वो हंग्रीनेस थी, वो भूख जो थी, वो भूख ही कभी नहीं जुटा पाए। ये जो भाई साहब है हमारे सचिन तेंदुलकर जी, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब 16 साल की उम्र में थे, सामने वकार यूनिस नाम का बॉलर पाकिस्तान का, जब 16 साल के थे तब वकार यूनिस ने बहुत जबरदस्त तरीके की वहां से गेंद वो डाले जा रहे थे। आपको पता है कि भाई पाकिस्तान के बॉलर्स आज भी उतने ज्यादा फास्ट बॉलिंग में फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वकार यूनिस भाई साहब ने बॉलिंग डाला, ठक करके पहला गेंद यहां से निकल गया। सामने खड़े थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू साहब को लगा कि भाई वकार यूनिस की जो गेंद है वो तो मैं भी बीट कर रहा हूं, ये 16 साल का बेचारा बच्चा कैसे कर पाएगा ये। तो फिर भी सचिन तेंदुलकर ने हार नहीं मानी, फिर भी वो खेलता रहा। एक गेंद ऐसे लगी कि सचिन तेंदुलकर को भी यहां पर फिर से लगा और उसके वहां के वहां वो गिर गया, नाक में से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए थे, उसको ये लगा कि ये बच्चा गया। दौड़े दौड़े गए उसके वहां पर और इन्होंने पूछा ठीक है तू? वहां पर सब कुछ चीजें स्ट्रेचर ब्रेचर बुलाने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने पूछा ठीक है तू? आवाज आई हां। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने बुलाया वहां से, जल्दी जल्दी फटाफट स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ। ये भाई साहब ने बोला, सचिन जी ने, मैं खेलेगा। क्या बोला? नवजोत सिंह सिद्धू को क्या सुनाई दिया, मतलब उसको ये बिलीव नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने फिर से पूछा क्या बोला तू? मैं खेलेगा। क्या बोल रहा है? ये ब्लीडिंग हो रहा है नाक से, तो भी मर जाने वाला, तू मान मतलब बहुत करके बचाओ, अभी बोल रहा है कि खेलेगा। हाँ जी बाजी में खेलेगा। इतना वहां पर आत्मविश्वास दिखाया क्योंकि उसके अंदर तब हंग्रीनेस थी। दूसरा ही बॉल वकार यूनिस का टकाक करके सीधा स्ट्रेट में सीधा 4 रन जो वो लगा दिया। आज भी वो एग्जाम्पल हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ऐसा उदाहरण रूप मतलब है, एक ऐसा उदाहरण प्रोवाइड करती है कि भाई उस दिन भी अगर शायद दोनों के साथ एक ही घटना हुई थी, दोनों के साथ एक ही तरीके की घटना घटित हुई थी, पर ये भाई साहब के अंदर हंग्रीनेस थी और इसकी ये भूख ने ही इसको जो है वो 100 सेंचुरीज के ऊपर पहुंचाया, क्रिकेट का भगवान बनाया। और ये भाई साहब क्या कर रहे थे? सच का सामना करते रहे पूरी जिंदगी के लिए। और आज तो ऐसी हालत है कि शायद इसके घर के ऊपर उतना वो अपना अच्छी तरीके से गुजारा कर सके, उतना भी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? हंग्रीनेस बहुत जरूरी है। जिस दिन संतोष मानना शुरू कर लिया उस दिन गेम आपकी पूरी तरीके से गलत दिशा में चली गई, वो बात मान लो। एक बार पेमेंट आ गया तो भाई अभी आपका रास्ता बहुत लंबा है। एक पेमेंट आने से खुश होना है, थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेशन कर लीजिए, चलो ठीक बात है, बट दूसरा दिन आपका वैसा ही होना चाहिए कि जैसे आज आपकी फिर से नई शुरुआत हुई है। महीने के अंदर 50, 60, 70 हजार रुपए, लाख रुपए कमा लिए तो दूसरा महीना आपका वैसा ही होना चाहिए कि भाई अभी ये महीना मेरे लिए नया है, अभी तो मुझे फिर से उठना है। यहां तो 30-40 हजार रुपए आए नहीं कि दूसरे महीने तो फिर से कुछ घूमने के लिए चले गए। संतोष आपको इतना पीछे ला देगा इस बिजनेस के अंदर भी। एक बार एक महीने स्किप हो गया ना तो फिर से वो रीबाउंस करने के लिए 2-3 महीने और लग जाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये किस तरीके की प्रैक्टिस, सब कुछ चीज आपने देखा ही होगा। ये भाई साहब का फोटो आपके सामने रखूं और इस भाई साहब का फोटो आपके सामने रखूं तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? अक्षय कुमार। सबसे ज्यादा मूवीज कौन बनाते हैं? आज सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? आपको पता है कि दुबई में भले इसकी प्रॉपर्टी हो, बट ये भाई साहब कितनी जगह पर अपना वर्चस्व फैलाकर बैठे हुए हैं। ये भाई साहब को तो आपने 3-4 साल के बाद शायद एक आध मूवी में देखा हुआ होगा। हाँ, 4 साल के बाद शायद पठान मूवी में वो आए। ये भाई साहब ने कभी अपने जीवन के अंदर ब्रेक नहीं लिया, कभी संतोष नहीं माना। भले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, फोर्ब्स के ऊपर आप कुछ भी चीजें माने कि इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये है वो है, पर तो काम करने के मामले के साथ साथ ये खनखनिया में भी ये भाई साहब ने ना आज हर एक व्यक्ति को बीट कर दिया है।
ये दान इतना देते हैं इसके लिए है, वो मतलब दिखता नहीं है। समझ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है, एक्टिव वही लोग रह पाएंगे, लोगों में अपना परचम वही लोग जमा पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे, जिन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया, जिन्होंने कभी संतोष नहीं माना। हाँ, इस भाई साहब को कभी आपने देखा है, कभी देखा है कि संतोष माना? चलो मुझे एक भी वो वीडियो दिखा दो इंटरनेट के अंदर, एक वीडियो दिखा दो कि जहां पर इतने ज्यादा सोशल मीडिया में आते हैं, हमारे से ज्यादा आते हैं, ठीक है, एक वीडियो दिखा दो जहां पर वो कोई कॉन्फ्रेंस में गए हो, कोई मीटिंग में गए हो, कोई और जगह पर गया हो और वो मतलब उबासी ले रहे हो। एक वीडियो के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा अभी तक की हिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई जिस दिन, देखिए उबासी कब आती है, जब वो चीज हम एंजॉय नहीं कर पाते, जब हम मतलब वो भी ढक्कन पूरा है ना खुलने के बजाय भर चुका है, ठीक है। ये भाई साहब के अंदर कभी ऐसी चीज नहीं आई और वही कारण है कि डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे वो भूख, वो हंग्रीनेस, वो भारत देश को अखंड फिर से भारत बनाने की वो तलब, वही सब कुछ चीजें इसको और ज्यादा आगे बढ़ाती है, ठीक है। आप जीवन का कोई भी एग्जांपल लीजिए, धनानंद के बारे में अभी सर ने बात करी हुई थी, मैं आपको उसमें थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूं। धनानंद क्यों अपने वो मौज मजे में चला गया था, हाँ, पूरा शराब में चला गया था? क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि अपुनिच भगवान है, अभी तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही इस साम्राज्य का पूरा राजा हूं, मुझे कौन यहां से उखाड़ सकता है। तो वो संतोष आ गया वहां पर, भूख नहीं रही और ज्यादा कि भाई मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, मुझे ये सभी चीजों में अभी नहीं जाना है, वरना कोई भी कल जाकर फिर से इस राज्य के ऊपर कब्जा कर सकता है। वो जब सेटिस्फेक्शन आ गया तभी जाकर जो भी चीजें उसके सामने लोग आ रहे थे, जो भी उसको सलाह दे रहे थे, उन सभी लोगों को उन्होंने ये किया कि भाई मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, जैसे रावण जैसी हालत हुई, हर एक व्यक्ति ने समझाया, बट वो ईगो आ गया, वो सेटिस्फेक्शन आ गया। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसके बाद ये चाणक्य जी ने पूरी तरीके से उसका साम्राज्य उखाड़ दिया। आगे बात करते हैं, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, यहां ही देख लीजिए ना, जो अभी मैंने कहा 1 2 3 सेल आते हैं तब तो हमें ये लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा जो है ना काम कर लिया है। संतोष जीवन में कभी मत रखिएगा, हंग्रीनेस रखिएगा, भूख रखिएगा, यही भूख आपको आपका सपना पूरा करने में मदद करेगी। आज आईबीसी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि पैसे कमाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मतलब किसी को लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, कभी कभी लगता है ऐसा, हाँ या ना? हाँ, कभी ऐसा लगता है कि भाई वो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे आईबीसीएस की, इसके साथ साथ ऑथेंटिसिटी कभी नहीं मिलती। आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, या फिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप ही बड़ा बिजनेस से बोल रहे हैं, या फिर ये कोई फ्रॉड नहीं है, कभी कभी होती है चीजें। नेटवर्किंग बहुत पुअर है, और इसके बाद आगे मैं बातचीत करूं तो कस्टमर के दिमाग के अंदर कोई रेलेवेंस नहीं बिल्ड कर पाते, और एक आइडियल क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में कभी कभी दिक्कत आती है। ये सभी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई तो सामना कर रहे हैं। क्यों पता है? एक ही कारण है इसका। कारण बहुत ही सिंपल है, मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं कि भाई आपके साथ लोग आईबीसी क्यों बनेंगे? चलिए सर, अगर मैं आपको पूछूं, मैं एक प्रोस्पेक्ट हूं, ठीक है, राहुल नाम का, मैं अश्विनी दाने सर के कोई आईबीसी उसके साथ भी कनेक्टेड हूं, उसके साथ भी मेरी बात हो रही है। केवल लखलानी सर के कोई आईबीसी है, उसके साथ भी मेरी बात हो रही है। मैं प्रांशु रंजन जी के कोई आईबीसी के साथ मेरी बात हो रही है। मैं राजेंद्र सिंह रावत जो है, हाँ, उसके साथ भी मेरी बात हो रही है, और मेरी बात आपके साथ भी हो रही है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताइए, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? नहीं पता है। नॉलेज उन सभी लोगों के पास बहुत है। सर मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? एनीबडी, समबडी इन द रूम? आपकी जो बर्निंग डिजायर है उसको सॉल्व करने के लिए मैं मदद कर सकता हूँ। वो भी करेंगे, वो भी नहीं करते, वो तो हमारे से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। जी सर, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो कोई भी मुझे देख के मुझे ज्वाइन करेगा कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये जानता है कि बहुत नजदीक है आप, बहुत नजदीक है। मैं इसी के ऊपर आपको, देखिए ये सवाल आपको खुद को पूछना पड़ेगा, लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? जैसे बड़े सर ने बताया ना कि भाई हर एक व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति कनेक्टेड है आज के समय के अंदर। आपको क्या ऐसा, मतलब आप उसको क्या ऐसा देंगे कि वो आपके साथ जुड़े? मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं? हर एक व्यक्ति एक लीड के ऊपर 5 7 10 व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होता है, एक प्रोस्पेक्ट। आप उसको क्या ऐसा देंगे कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे?
ट्रस्ट क्या, कैसे ट्रस्ट देंगे? वो छाती फाड़ के ऐसे बताएंगे राम सीता मेरे अंदर ही है? क्या ट्रस्ट, कैसे? बात बताता हूं। ट्रस्ट, आपकी बात सही है, बट ट्रस्ट देंगे कैसे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये आप है, जैसा भी मैंने कहा, आपका आईबीसी, आपका प्रोस्पेक्ट, ये सभी बड़े बड़े लोगों के साथ, उसके आईबीसी के साथ कनेक्टेड है। अभी टीम बनाने का वो कुछ है नहीं। इन सभी के सभी लोगों में जो है ना, एक बात कॉमन है। मैंने जो अभी 4-5-6 बड़े बड़े लोगों का नाम लिया ना, उन सभी के सभी लोगों में एक बात कॉमन है। जानना चाहते हैं क्या? हाँ, पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। एक बात ये कॉमन है कि एक हर एक व्यक्ति ने अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाई हुई है। जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति ने अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाई हुई है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई जानता है, पहचानता है। उन्होंने शुरुआत में मेहनत करी हुई है अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए। हर एक व्यक्ति अपना भरपूर मार्केटिंग करते हैं। मैं सिर्फ यहां पर डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह बात कर रहा हूं अपना खुद का मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, खुद का ब्रांडिंग करते हैं। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई मोनोपोली है। जितने भी लोग हैं, आप मान लीजिए राजेंद्र सिंह रावत साहब के साथ अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट कनेक्टेड है, तो राजेंद्र सिंह रावत साहब उसको ये कहेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 30 वीडियो का पूरा मेरे पास रिपोजिटरी है। जैसे आप आईबीसी बनते हैं, आपको पूरी तरीके से कैसे क्लैरिटी दी जाए, वो मैं आपको रिपोजिटरी दे दूंगा। केवल सर के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर उसकी अलग तरीके की एक एफटीटी नाम की ट्रेनिंग होती है। वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो केवल सर का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, आपको इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो है वो लास्ट तक हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी सर्विस टीम आपको मदद करेगी। अगर अश्विनी दाने जी के वहां पर जुड़ते हैं तो वो ये गारंटी देते हैं कि एक बार आ जाओ यहाँ पर सीहोर में आके काम करोगे तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उतना पैसा हम निकाल कर आपको देंगे। हर एक व्यक्ति की, हर एक ब्रांड की कोई ना कोई मोनोपोली है। हर एक व्यक्ति जो है वो कैमरा फ्रेंडली है, ये चीज भी उसके अंदर कॉमन आप देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति कैमरा फ्रेंडली है। हर एक व्यक्ति की यूट्यूब चैनल है, कोई ना कोई वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। कैमरा के सामने आकर खोलकर जो परेश सर ने बताया, वो भले कुछ ना आए फिर भी जो है ना वो डालते रहते हैं। हमारे किशन जय सिंह साहब है, आप सभी लोगों को पता होगा, ट्रेनिंग में आते हैं। भले वो उतना ज्यादा कैमरा के सामने बोल नहीं पाते, पर वो क्या करते हैं पता है? जब हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, ऐसे सेशन चल रहे होते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही होती है, वो वीडियो शूट कर देते हैं और इसके बाद उसमें पीछे वॉइस ओवर करके अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट्स को, सभी लोगों को भेज देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाते हैं। आज लिंक्डइन के ऊपर उसके 6000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। लिंक्डइन के ऊपर 6000 मतलब यूट्यूब के ऊपर 60,000 जितने फॉलोअर्स हुआ, उतनी मेहनत लगती है। मेरी बात आ रही है समझ में? कैमरा फ्रेंडली नहीं आते आप, कैमरा के सामने नहीं आते तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, जो परेश सर ने बताया आपको। पहला वीडियो होगा ऐसा, 10 वीडियो होंगे ऐसे, परंतु आपको ये उन सभी लोगों की जो कॉमन चीजें अंदर, वो कॉमन चीजें आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मोनोपोली है? मैं आपके साथ क्यों जुड़ूंगा भाई? मुझे वहां से इतनी सारी चीज मिल रही है। तो आपको भी, मैं ये भी ये नहीं बोलूंगा कि आपकी खुद की कोई ना कोई ट्रेनिंग लॉन्च करिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लाइव उसको कुछ हमारी ओर से सर्विस सपोर्ट दीजिए, बट आप इतना तो कर सकते हैं ना, आप उसको ब्रांड, आप खुद की ब्रांड के सामने तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हाँ, आप उसको ये तो बता सकते हैं ना कि सर मैं आपको यहां पर सफल होने के फॉर्मूलाज बताऊंगा। या फिर आप ये तो कर सकते हैं ना, चलो मान लो आपके अंडर में जितने भी आईबीसी बनते हैं, आप एक ऐसा कर लीजिए कि हर संडे को या फिर हर मंडे को आप उसके साथ वेबिनार करेंगे, एक लाइव वेबिनार करेंगे। और वो लाइव वेबिनार के अंदर जो ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस होती है, किसको किसको कांटेक्ट करना है, वो सभी जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आप सिर्फ उसको समझा देंगे। ट्रेनिंग के देने की बात नहीं कर रहा हूं, समझा दे। कुछ मोनोपोली, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, खुद की पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, वो ऑफिस जो मीटिंग चल रही होती है, उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर उसमें पीछे वॉइस ओवर डालकर आप भेजना शुरू करिए, तब जाकर आपकी धीरे धीरे ब्रांड बनेगी। वरना आपकी ब्रांड नहीं होगी, ठीक है, अभी तो आप सभी के सभी लोग विवेक सर की वो छाया के अंदर हम जो है वो चीजें सेल कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, पर ये सभी लोगों ने विवेक सर के साथ साथ खुद की भी ब्रांड बनाई। आपकी भी कोई ना कोई मोनोपोली होनी चाहिए। लोग आपके साथ जुड़े तो उसको भी कुछ रीजंस मिलना चाहिए, उसको भी कुछ जो है वो चीजें ज्यादा मिलनी चाहिए जो उसको मार्केट में कहीं पर नहीं मिल रही। विवेक सर कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, फाइंड द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर इन सच अ वे दैट योर कस्टमर कैन नॉट सोल्व इट ऑन विदाउट यू।
कि आपके कस्टमर की ऐसी ज्वलंत समस्या को फाइंड आउट करिए, ऐसी ज्वलंत समस्या ढूंढिए कि आपका कस्टमर आकाश पाताल पृथ्वी देवलोक गंधर्वलोक स्वर्गलोक कहीं पर भी चला जाए, परंतु आप जैसे उसको जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप उसको जैसे जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, वैसी प्रॉब्लम कोई और दूर ना कर पाए और आपका कस्टमर आपके अलावा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और जगह से ना ले पाए। तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या है? आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए आने वाले समय में कस्टमर बनने वाला है, तो आपको भी उसकी कोई ना कोई बर्निंग प्रॉब्लम तो सोल्व आउट करनी पड़ेगी ना। यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ओके सॉरी, तो आपको तो उसकी भी बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व आउट करनी पड़ेगी ना, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से सोचना पड़ेगा, वो माइंड से सोचना पड़ेगा कि जितने भी प्रोस्पेक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूं वो मेरे कस्टमर है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जुड़ रहे। पैसा ना होना वो ना होना वो दूसरी बात है, अभी तो आपको ये कंसीडरेशन में रखना है कि वो दूसरे 5 लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो मैं छठा कैसे उसके जीवन में वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। मेरी बात आ रही है समझ में मेरे यारा? हाँ या ना? कोई करेंगे? कुछ सोचिए इसके ऊपर क्या चीजें हो सकती है। वो कह सकते हैं, हाँ कहते हैं कि भाई जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकरा जाऊंगा, जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकरा जाऊंगा, मुसीबत चाहे कितनी भी हो, मुसीबत चाहे कितनी भी आए मगर लक्ष्य को खींच के लाऊंगा। आपके जीवन के अंदर भी यही चीज होनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए लक्ष्य को खींच के लाना वो आपकी जिम्मेदारी है। आज के सेशन के बाद जो मैंने पहले कहा था, आज तक कितना बिजनेस कर पाए वो मायने नहीं रखता, आज सेशन में से जाने के बाद कितना बिजनेस कर पाएंगे वो मायने रखता है। देखिए मेरे दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ेगा, भोग तो देना पड़ेगा, रिस्क लिए बगैर कभी कुछ चीजें होगी नहीं। मार्क ज़ुकरबर्ग ये कहते हैं कि जीवन के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कोई रिस्क ना लेना, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि रिस्क ना लेना, वही सबसे बड़ा रिस्क है। और आज के इस बदलते समय के अंदर एक ही चीज जो आपकी निष्फलता को तय कर सकती है और वो ये है कि आपको कंफर्ट जोन में रहना, वही आपकी निष्फलता को तय कर सकती है। वरना अगर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो कभी भी निष्फल जरूर होंगे बट फिर से रीबाउंस बैक जरूर कर पाएंगे। वो कहते हैं कि रिस्क जो है वो आपकी सफलता का एक डाउन पेमेंट है। रिस्क जो है ना वो आपकी सफलता का डाउन पेमेंट है। कैसे भी करके ये डाउन पेमेंट आपको भरना ही पड़ेगा अगर सफलता चाहते हैं तो। अगर मान लीजिए हम कार लोन लेनी है या फिर हमें घर लेना है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। लोन लेना है तो मतलब हमारे पास पैसे नहीं है तो लोन लेनी पड़ेगी ना, तब जाकर हमें वो कार मिलेगी, वो घर मिलेगा, वो बाइक मिलेगी। पैसे नहीं है फिर भी लेना है, तो सफलता हम सभी लोगों को चाहिए, बट रिस्क अगर नहीं लेंगे तो कभी कुछ नहीं बनने वाला। तो रिस्क जो है वो आपकी सफलता का क्या है, क्या है? डाउन पेमेंट है। वो कैसे भी करके डाउन पेमेंट आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसे कोई आपको कार लोन दे देगा, हाँ ऐसे आपको कोई जो वो घर दे देगा, लोन लेंगे फिर भी डाउन पेमेंट तो भरना पड़ेगा ना आपको। तो सफलता चाहते हैं जीवन के अंदर तो यहां पर भी ये रिस्क नाम का डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, वरना कोई 100% लोन नहीं देगा कभी भी। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये रिस्क जो है ना शब्द बहुत गलत तरीके से आंका गया है। लोगों को ये लगता है कि भाई अगर चलो मान लीजिए बड़ा बिजनेस के अंदर भी टोटली आपको यहां पर आ जाना है तो पूरा जॉब छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, या फिर बिजनेस शुरू भी करना है तो 5, 7, 10, 15, 20 लाख रुपए कहीं पर सीधे कुछ चीजें देखे बगैर हाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि भाई आप नौकरी छोड़ दीजिए, सीधा बिजनेस छोड़ दीजिए और इसके बाद कोई भी फील्ड के अंदर जंप लाइए। अगर कोई भी जीवन के अंदर, कोई भी क्षेत्र के अंदर आपको रिस्क लेना है ना, तो ये 4 चीजें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो 4 सवालों का जवाब आपको खुद से पाना है। अगर ये सभी के सभी 4 सवालों का जवाब आपको मिल जाता है ना, तब कुछ भी चीजें सोचे बगैर कहीं पर भी अगर जाना है, इस बड़ा बिजनेस में भी आप रिस्क ले लीजिएगा। जॉब छोड़ने का रिस्क लेना है, ले लीजिएगा। बिजनेस बड़ा करने मतलब छोड़ने का रिस्क लेना है, वो ले लीजिएगा। क्या ये शब्द 4 चीजें जानना चाहते हैं? हाँ, रिस्क लेना चाहते हैं और 4 चीजें जानना चाहते हैं, 4 सवाल जानना चाहते हैं। पहला, सबसे पहले यह सवाल जरूर पूछे कि क्या आप उस क्षेत्र में रिस्क ले रहे हैं जिस फील्ड के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर आपको पहले जो काम करते थे, मतलब पहले से कोई ना कोई काम का अनुभव है? क्या आप उस फील्ड के अंदर रिस्क ले रहे हैं जिस फील्ड में आपको कोई ना कोई अनुभव मिल चुका है? सबसे पहले मान लीजिए यहां पर कोई 3 महीने से काम कर रहे हैं, कोई 6 महीने से काम कर रहे हैं, कोई साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आ गया कि आपको करना क्या है। तो पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट करिए। जो भी फील्ड में आप रिस्क लेना चाहते हैं उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर करिए कि आपके पास 3 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 9 महीने, साल भर का एक्सपीरियंस है।
अगर आपका जवाब आता है यस, तो इसके बाद दूसरे सवाल के ऊपर मूव होना है। दूसरा सवाल यह है, अगर वो रिस्क लेके आपको शुरुआत में कुछ नहीं भी मिलता, कुछ नहीं मिलता शुरुआत में, बट फिर भी क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आप सरवाइव कर पाएंगे? देखिएगा मेरी बात, वो रिस्क लेकर आपको, मान लीजिए वो नए बिजनेस के अंदर कुछ मिलता नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर 3 महीने पहले काम कर लिया आपने, अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, पर क्या आपके पास इतना अभी पैसा पड़ा हुआ है कि अगर मुझे 3 महीना कुछ नहीं मिलेगा, यहां से 6 महीना कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मेरा गुजरान चलेगा, मेरा गुजारा पूरा चलेगा, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा? अगर दूसरे सवाल का भी जवाब आपको हाँ मिलता है, तब तीसरे सवाल के ऊपर मूव होइए। तीसरा सवाल यह है, क्या वो रिस्क लेने से 1 साल के बाद आपकी कमाई आपकी आज की कमाई से मिनिमम 2 गुना हो सकती है? अगर आप बड़ा बिजनेस में रिस्क लेंगे, आज महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, भले अभी कुछ यहां पर रिस्क लेकर नहीं मिलेगा, बट क्या आपको पता है कि यहां पर अगर मैंने कंटिन्यू करी तो 1 साल के बाद मेरी जो कमाई है वो शायद इनसे डबल हो पाए? हो सकती है यहां पर, हाँ या ना? यहां से कमाई डबल हो सकती है, आप जितना भी कमा रहे हैं उनसे, प्रूवन तरीका है। इसके बाद चौथा सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि क्या ये रिस्क लेकर आप कुछ ऐसा साहसी कदम उठा रहे हैं जो अभी तक आपके खानदान में किसी ने नहीं उठाया? मैंने बोला ना अभी, मिडिल क्लास फैमिली, क्या आप ये रिस्क लेकर कुछ ऐसा मतलब कारनामा कर रहे हैं कि आपके खानदान में है ना, कोई भी व्यक्ति ने अभी तक इसके बारे में सोचा भी ना हो? अगर इसका जवाब भी अंदर से हाँ मिलता है ना, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ना अपने पापा को, ना अपने मम्मी को, ना अपने भाई को, ना अपने बहन को, ना जो है वो बीवी जी को, ना पति देव जी को। ये 4 सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो बड़ा बिजनेस के अंदर या फिर कोई भी क्षेत्र के अंदर आप रिस्क ले लीजिए, इसको फुल टाइम के ऊपर दे दीजिए। फुल टाइम के ऊपर दे देंगे, शिद्दत के साथ काम करेंगे, मैं इतना बता सकता हूं, ये जो यहां पर मिनिमम 2 गुना कमाई लिखी हुई है ना, वो आने वाले 1 साल के अंदर वो 4 गुना 8 गुना हो जाएगी। मेरी बात अग्री करते हैं? हाँ, ये 4 सवाल सिर्फ पूछने हैं कोई भी क्षेत्र में रिस्क लेने से पहले, और आप अगर यहां पर रहकर पूछेंगे तो मैं इतना बता सकता हूं, चारों के चारों सवाल के जवाब आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले, आपको हाँ में ही मिलने वाले हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आपने अपने जीवन में से 10 कैलकुलेटेड रिस्क ले लिए, आज यहां पर बोल रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन के अंदर 10 कैलकुलेटेड रिस्क ले लिए और 10 रिस्क में से अगर कोई बोल जाएगा कि एक भी रिस्क के अंदर मैं सफल नहीं हुआ, तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं हमारे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमें ट्रेनिंग देने का कोई हक नहीं है। तो हमें ट्रेनिंग देने का कोई हक नहीं है। 10 रिस्क लेइए, कैलकुलेटेड रिस्क शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। कैलकुलेटेड क्या होता है? जो पहले 4 सवाल पूछे, ले लिया और एक भी में सफल नहीं हुए ना, तो आइएगा उस दिन मिलेंगे। उस दिन मेरे सभी लोगों के सामने बोल दीजिएगा, सर उस दिन तो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे, मैंने 10 रिस्क ये लिए जीवन के अंदर, कैलकुलेटेड रिस्क लिए, एक भी में सफलता नहीं मिली। कभी होगा ही नहीं आप पॉसिबल। आप जीवन के कोई भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले रिस्क में शायद फेल हुआ होगा, दूसरे में फेल हुआ होगा, तीसरे में फेल हुआ होगा, चौथे 5वें तक तो उसको सफलता मिल ही गई होगी। कोई भी एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल ऐसे देने के लिए। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ, तो रिस्क लेने के लिए पहले जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, ये 4 सवाल अपने आप को खुद को पूछिए। मैं आपको इतना बताना सकता हूँ कि अगर आपको आपकी आज की परिस्थिति बदलनी है तो आपको आज की स्थिति जो है वो छोड़नी पड़ेगी और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आज की जो स्थिति है वो छोड़नी पड़ेगी अगर आज की परिस्थिति बदलना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं थोड़ा सा पर्सनल लीडरशिप के बारे में। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, आपको लीडर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी द लीडर। आप बिजनेसमैन है, अलग तरीके से उभरना पड़ेगा। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बात कहते हैं कि जब तक आप खुद के अंदर से एक पर्सनल लीडर नहीं जगाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों में रोना रहना, ये नहीं सपोर्ट कर रहा, वो नहीं कर रहा, कॉल नहीं उठा रहे, कस्टमर बैठ नहीं रहे, कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो क्या है? वो एक लीडर के जो है ना लक्षण नहीं है, वो एक लीडर के संकेत नहीं है। अभी बहुत ज्यादा काम करने को बाकी है। एक लीडर सोचता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना पता है कि इसका रेशियो ये है, अगर मैं इस हिसाब से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करूंगा तो धंधा होगा, पैसा होगा। तो पर्सनल लीडरशिप आपको डेवलप करनी है। मैं आपको बता दूं, आपके साथ जो घटनाएं घटित होती है ना, जो इवेंट घटित होती है ना मेरे दोस्तों, वो इवेंट के अंदर कोई ताकत नहीं है। आपके जीवन के अंदर जो भी घटना घटित होती है वो घटना में कोई भी ताकत नहीं है। आप वो घटना को रिस्पोंड कैसे करते हैं उसके अंदर पूरी जो है ना वो ताकत छुपी हुई है, उसका अंदर आपका आउटकम छुपा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जो भी चीज है, जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है, वो इवेंट आपके हाथ में नहीं थी, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, बट आप उसका रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं
वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। इवेंट आपके हाथ में है नहीं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लोग मना करने वाले हैं तो करके ही रहेंगे। बट क्या लोग आपको जब मना करते हैं, जब आप लोगों की ना सुनते हैं, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा है? क्या वहां पर रोते रहते कि लोग मना ही करते हैं, मना ही करते हैं, मना ही करते हैं? या फिर आप ये बोलते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि लोग मना करेंगे 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 बट मुझे मेरा काम करते रहना है? वो रिस्पॉन्स हो गया। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो मैं इतना बता सकता हूं कि आपका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इवेंट चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, घटना आपके साथ जो घट रही है जीवन के अंदर, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आपका रिस्पॉन्स जो है कोई भी क्षेत्र के अंदर, कोई भी परिस्थिति के अंदर, कोई भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा तो आउटकम बाय डिफॉल्ट है वो नेगेटिव ही आने वाला है। एक जो है ना, मेरा मान लीजिए कॉलेज टाइम का एक दोस्त है, वो दोस्त के साथ जब हमने कॉलेज छोड़ी ना, उसके 3.5-4 साल के बाद मेरी बात हो रही थी। उसमें से मुझे ये पूरा थोड़ा सा ज्ञान आया। 3.5-4 साल के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर बात हुई। बातों में मैंने उनसे पूछा क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं, शादी भी कर ली तूने, किस तरीके का घर संसार, सब कुछ चीज़ें चल रहा है। तो इसके बाद फ़ोन के ऊपर बात हुई तो उन्होंने 2-3 चीज़ मुझे कही ना, जो इस चीज़ के साथ मुझे लगा कि भाई पूरी तरीके से मेल खाती है। क्या हुआ, वो दोस्त जो था ना, मोरबी, आप सभी लोगों ने सुना है ना नाम, वहां पर एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, सिरामिक की। तो जॉब कर रहा था तो एक दिन उसके बॉस ने उसको डांट दिया। कोई मतलब हुआ होगा हादसा, इस भाई साहब से कोई गलती हुई होगी, तो बॉस ने डांट दिया, पूरी तरीके से डिस्टर्ब। जैसे ही घर को सामने वापस आया, घर को लौटा, तो जो है वो पत्नी जी ने पूछा, शादी हो चुकी थी, पत्नी जी ने पूछा, ये 2.5 साल पहले की बात है। हाँ, पत्नी जी ने ये पूछा, जानू आज खाने में क्या बनाना है? जानू बाबू सोना, खाने में क्या बनाना है? अभी ये भाई साहब का जो दिमाग था वो पूरी तरीके से खिसका हुआ था, क्योंकि बॉस ने डांट दिया। उसके साथ इवेंट नेगेटिव हुई। सुनिएगा मेरी बात, घटना जो हुई वो नेगेटिव हुई। घर पर आकर बीवी जी ने डांटा, मतलब बीवी जी ने पूछा, सिर्फ घर पर आकर बीवी जी ने सिर्फ पूछा कि जानू आज खाने में क्या बनाऊं? जो जानू जो था, जानू का दिमाग पूरी तरीके से गर्म था। जानू ने ना सुनने की सुना दी अपने वो जानू को, मतलब अपनी पत्नी जी को, जो बनाना है बना दो, मुझे मत पूछो, मुझे ये मत करो, पता नहीं लगता तुम्हें कि थक कर शाम को आए हुए होते फिर भी जो बार बार पूछती रहती हो, जो भी मजा आए वो बना दो, कभी ऐसे मुझे पूछे बगैर नहीं बना सकती क्या? अब पत्नी जी को लगा कि ये भाई क्या था। अब ये जो जानू जो थी, हाँ, वो 19वीं 20वीं सदी की नहीं थी, वो 21वीं सदी की जानू थी। ये जानू को बुरा लग गया, ये मोहतरमा को बुरा लग गया। तो उसने क्या किया, बैग पैक करके चली गई अपने मायके। सच्ची घटना है मेरे फ्रेंड की, चली गई मायके। मैं उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट अलग तरीके से, इन द सेंस के वो ह्यूमर के फॉर्म में कर रहा हूं, बट उसका दर्द छलक रहा था। आज भी मुझे उसके शब्द याद है। ठीक है, तो ये घटना घटी उसके साथ नेगेटिव। ये भाई साहब ने क्या किया, यहां पर आकर उसका रिस्पॉन्स जो था वो रिस्पॉन्स गलत हुआ। इसके बाद ये भाई साहब की वाइफ जो पत्नी जी थी, क्योंकि अरेंज मैरिज थे, तो चली गई। और चली गई, इसके बाद ये हुआ कि ये भाई साहब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो और ज्यादा वहां पर जहां पर काम कर रहा था वहां पर गलती करने लगा, और ज्यादा बॉस की डांट सुनने लगा। एक दिन बॉस को ये लगा कि भाई इसको जो है वो भी निकाल देना चाहिए। वो बॉस ने भी इस भाई साहब को निकाल दिया। हुआ ये रिजल्ट लास्ट में कि भाई ना रही नौकरी और ना रही छोकरी, ना नौकरी रही ना उसकी जानू रही। क्यों? इवेंट यहां पर नेगेटिव घटा हुआ था, इसका रिस्पॉन्स ये भाई साहब ने नेगेटिव दिया, तो रिजल्ट जो पूरा लास्ट में था वो भी नेगेटिव आया। अगर यहां पर ये कर दिया होता, हाँ, यहां पर जब जानू ने पूछा उसको कि क्या खाना है, तो बता दिया होता जो तुझे मजा आए वो बना दे, आज मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, आज मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ वैसी सिचुएशन में नहीं हूँ, थोड़ा सा समय दो, जो आपको बनाना है वो बना दो। रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता वहां पर, थोड़ा सा गुस्सा ना होते, कंट्रोल में रखा हुआ होता अपना दिमाग, तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती कि नहीं। आज भी इसके बाद ये 2.5 साल के बाद अभी मिली नहीं है कोई दूसरी जानू, अभी वो टिफिन की रोटी खा रहा है,
कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटती है वो घटना आपके हाथ में नहीं होती, उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो आपके हाथ में होता है। उसको पर्सनल लीडरशिप बोलते हैं। 100 लोगों ने मना कर दिया तो मना करेंगे वो आपके हाथ में नहीं था, बट उन्होंने मना किया और हमने उसको नेगेटिवली ले लिया और इसके बाद काम नहीं शुरू किया, इसके बाद दूसरे दिन कॉल लगाना नहीं शुरू किया, वो लीडरशिप की कमी है। क्योंकि आपने रिस्पॉन्स, अगर ये बोला 100 लोगों ने मना किया ना, अभी तो 135 करोड़ भारत देश में है और जब तक हम यहां पर बात कर रहे हैं तब तक तो और ज्यादा कई सारे लोगों ने जन्म ले लिया होगा, हाँ, थ्रू आउट द डे में। और आने वाले समय के अंदर वो आपके प्रोस्पेक्ट ही है ना, हाँ या ना, वो आपके तो थोड़ा सा उस तरीके से पॉजिटिव रखेंगे माइंडसेट तो सब कुछ चीजें होगा, ठीक है। संत श्री तुकाराम जी के बारे में कई सारे लोगों ने सुना होगा। क्या होता है, मतलब रिस्पॉन्ड क्या होता है, आप देखिए सिर्फ कैसे बड़े बड़े लोग हमें जो है ना वो सिखा कर गए। संत श्री तुकाराम जी वो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े, मतलब एक आइडियल जो कहते हैं ना वो संत हो गए। अभी ये भक्ति करते थे, सब कुछ चीजें करते थे गांव वालों को। उस गांव के अंदर जहां पर संत तुकाराम जी रह रहे थे वहां पर कई सारे ऐसे आवारा तत्व थे जो क्या करते थे पता है, वो पर्टिकुलरली छोटे छोटे बच्चों को डाइवर्ट करते थे, उसको शराब पिलाना, अलग नशे करवाना, वो सब कुछ चीजें करते थे। और वहां पर ये संत तुकाराम जी अपने घर में बैठे बैठे भजन करते थे और लोगों को इस दिशा में लाने की कोशिश करते थे कि भाई ये सभी नशा आप छोड़ो, आप यहाँ पर जो पर्टिकुलरली भजन करो, ये आपको जीवन में काम में आने वाला है। तो ये जितने भी लोग वहां पर थे उसको ये लगा कि ये तुकाराम जी हमारे पूरा बिजनेस को चौपट करने के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये अगर भक्ति भाव सिखाएंगे तो हम धंधा कहाँ से करेंगे, तो हम हमारा माल कैसे उसको बेचेंगे, फूंकने वाला जो सर ने बताया वो कैसे वहां पर मतलब सेल करेंगे। तो इसको ये लालच जगी। तो इन्होंने क्या किया, संत श्री तुकाराम जी बहुत भोले भाले थे। उन्होंने एक बार ऐसा किया कि महाराज जी को गांव में गधे के ऊपर उल्टा बैठा दिया। ये सच्ची कहानी है, गधे के ऊपर उल्टा बैठा दिया। गधे के ऊपर उल्टा बैठाने के बाद ये हुआ कि तुकाराम जी का मुंडन करवा दिया। मुंडन करवाया, मुंडन करवाने के बाद उसके ऊपर चूना लगाया, पूरा फेस के ऊपर चूना लगाया। चूना लगाने के बाद बैंगन का एक जो हार था उसके गले में पहनाया। आप जरा सोचो, गधे के ऊपर उल्टा बैठाना, मुंडन करवाना, उसके ऊपर चूना लगवाना और इसके बाद बैंगन का हार पहनवाना, और इसके बाद जो है वो पूरे गांव के अंदर तुकाराम जी को घुमाया और लोगों को ये मैसेज दिया कि अगर ये भाई साहब की अभी आप संतवाणी करेंगे, उसके भजन में जाएंगे तो आप सभी लोगों का भी यही हाल होगा। संत श्री तुकाराम जी के साथ इसलिए ऐसा किया गया ताकि ये लोग वो सोच रहे थे कि अगर इस तरीके से लज्जित करेंगे तो जो है ना संत शायद ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। बट ये तो संत श्री तुकाराम जी महाराज थे। इन्होंने जब घर में वापस, उसकी जो पत्नी जी जो थी, वो पत्नी जी ने क्या कहा, वो पूरी लाल पीली हो गई। जब संत श्री तुकाराम जी घर पर आए तब पत्नी जी बोलने लगी, जोरों जोरों से आवाज करने लगी, ये क्या कर दिया, हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। संत श्री तुकाराम जी ने कहा कि देखो उन्होंने जो किया वो हमारे हाथ में नहीं था। अगर आज हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स मतलब हम ये कहलाएंगे कि ये तो कायर है और उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने संत श्री तुकाराम जी ने, जब पत्नी उतना जो है वो चिल्ला रही थी, जरा सोचो कितना बुरा उसके साथ हुआ महाराज के साथ। अगर कोई होता तो पूरी तरीके से एक ही मिनट के अंदर पूरा वो प्रदेश पूरा छोड़कर चले जाते हैं। महाराज जी ने सिर्फ इतना ही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी संतवाणी वैसे ही शुरू रहेगी, हम यहाँ पर ही रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चीजें हमारा भगवान देख रहा है, वो सब कुछ चीजें अच्छा ही करेगा। और यही कारण था मेरे दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर देखो अभी जो कहाँ रिजल्ट कहाँ मिलता है, यही वो अपनी संतवाणी के कारण, यही वो कारण की वजह से संत श्री तुकाराम जी के आने वाले समय के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने भी संत श्री महाराज को अपना गुरु बनाया, उसकी प्रेरणा ली और उसके पास से गाइडेंस लिया। मेरी बात आ रही है समझ में? ये होती है पर्सनल लीडरशिप। आप सभी लोगों को पता है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे बढ़िया थे उस वक्त के, हाँ, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजीज बनाने के अंदर। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहीं ना कहीं संत श्री तुकाराम जी के महाराज के पास से वो लीडरशिप सीखी, वो सभी स्किल सीखे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई भूतकाल भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। इवेंट जो है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ उसका रिस्पॉन्ड करना वो आपके और मेरे हाथ में है, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ आप सभी लोगों से इतना ही है कि क्या आप सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपका कस्टमर ने आपका मुंडन करवाया? हाँ, क्या आपके कस्टमर ने आपके ऊपर गधे को बिठाया, मतलब आपको गधे के ऊपर बिठाया?
क्या आपका कस्टमर गाली गलौज कर रहा है? क्या आपका कस्टमर आपके अगेंस्ट में सोशल मीडिया में कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ना बोल रहा है, तो उसमें भी हम जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स लेने लगते हैं कि कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो लीडरशिप डेवलप करने की वहां पर जरूरत है। आगे बातचीत करता हूं मेरे दोस्तों। जीवन है, तकलीफ तो होगी, सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। जब भगवान श्री राम भी यहां पर आए, श्री कृष्ण भी यहां पर आए, तब उन सभी लोगों के जीवन के अंदर भी तकलीफ आई, उसको भी बहुत सारा जो है वो चीजें छोड़नी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा जो जीवन जो है वो दुखालयम शाश्वतम। क्या है? ये पूरा जो लक्ष्य, मतलब पूरा जो जीवन है, ये पूरा जो संसार है वो दुख का आलय है, वो दुख का जो है वो घर है। ठीक है, यहां पर होगा ही, मनुष्य अवतार जिन्होंने लिया हुआ उसको तकलीफ तो होगी, वरना गौर गोपाल दास जी का आपने वो शेर सुना हुआ है ना कि जलने के बाद तो चीता को भी एहसास नहीं होता कि मैं जली। समझ रहे मेरी बात? तो दुख होगा, तकलीफ होगा, चाहे देव, गंधर्व या फिर जब भगवान खुद इस धरती के ऊपर आए तब उन सभी लोगों को भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सहन करनी पड़ी थी, दुख सहन करना पड़ा था। तो हम सभी लोग तो फिर भी इंसान है। भगवान श्री राम को 14 साल की उम्र के अंदर 16 साल की उम्र में 14 साल का वनवास वहां पर जाना पड़ा। जब वनवास में गए वहां पर भी कहां पर शांति थी? वहां पर भी रावण नाम का राक्षस माता श्री सीता माता को लेकर चला गया। इसके बाद वो व्यक्तियों से लड़ना पड़ा था भगवान श्री राम को। इसके बाद जब घर पर वापस लौटे अयोध्या में, वो सभी दुखों का, तकलीफों का सामना करने के बाद जब वापस लौटे, तब जो है श्री राम से वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, क्योंकि वो सभी चीजों का उन्होंने सामना किया। जब तक ये अवतरण में रहे तब तक सामना किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी जब शुरुआत के अंदर राधा जी छूटे, हाँ, इसके बाद खुद के मामा को मार देना पड़ा, बहुत सारी चीजें छूटी, बहुत सारा वो आप सभी लोगों को पता है ना, भालका तीर्थ के अंदर भी वहां पर लास्ट में उसको भी मतलब कर्म का जो था वो फल भुगतना पड़ा था। ये कौन था? पारधी जो था वो रामा अवतार में वो बाली था। जो भगवान श्री राम ने बाली को तीर लगाया हुआ था ना, तब भगवान ने वहां पर कहा था कि भाई अगले मनुष्य अवतार के अंदर आप मुझे मारोगे। तो ये पारधी जो था वो बाली बन के आया हुआ था। तो कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा था, तकलीफ तो उसको भी हुई थी, कई सारी चीजें उसके जीवन में भी छूटी हुई थी। ये यही दिखलाता है, यही दर्शाता है, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर तकलीफ होगी, हमें हमारी लीडरशिप दिखाकर उसको रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से करना है। जीवन में लास्ट में जाते जाते यहाँ से 5 रूल आपको बताना चाहता हूँ। ये 5 रूल को फॉलो कर लीजिएगा। पहला रूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है वो पीछे हट मत करिएगा। कुछ भी हो जाए जीवन में कभी पीछे हट मत करिएगा। कुंभकर्ण और रावण का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब रावण की हर एक सेना, हर एक बहुत बड़े बड़े महासेनानी वो ध्वस्त हो रहे थे श्री राम की सेना के सामने, तब रावण ने जो है वो कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण बहुत ही ज्ञानी था, वहां पर आया, हर एक व्यक्ति ने रावण को समझाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाने की कोशिश करी। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि अरे रावण, तू जो जगदम्बा को लाया हुआ है वो साक्षात देवी का अवतार है। अभी भी सुधर जा, ये लंका का पतन होने से तू बचा सकता है। अभी भी पीछे हट कर ले। अभी भी जहां कहीं पर भी जितना बिगड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा। यहां से आप, मैं, हर एक व्यक्ति, आपके लड़के, हमारे बाकी के जितने भी पुत्र पौत्र बचे हुए हैं वो जीवित रह सकते हैं, लंका वासी जीवित रह सकते हैं। तो भगवान श्री राम की चरण में फिर से चला जा। तब रावण ने क्या बोला, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं रावण ने क्या बोला? तब रावण ने कुंभकर्ण को इतना ही कहा, हे कुंभकर्ण, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि भगवान जो राम है वो साक्षात स्वयं नारायण का अवतार है? क्या मुझे नहीं पता कि जो देवी जी को मैं लाया हुआ हूं वो जगदम्बा का अवतार है? मुझे सब कुछ चीजें पता है। बट अभी बात आ गई है रावण के आन बान और शान के ऊपर। अभी बात आ चुकी है रावण के आन बान और शान के ऊपर। अगर आज मैंने यहां से जो है ना वो पीछे हट करी ना, तो पूरी जिंदगी नहीं, जब तक ये पूरा खंड रहेगा, जब तक मानुष्य अवतार रहेगा, तब तक लोग मुझे यही बोलेंगे कि जब रावण को ये ज्ञात हुआ कि उसके सामने भगवान खड़े हुए, तब उन्होंने अपने हथियार जो है वो नीचे रख दिए। इसलिए मैं अपने मान के कारण जो है यहां से पीछे हट नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मेरे सामने मेरा नाश ही लिखा हुआ है, मेरा मृत्यु ही होगा और पूरे लंका का भी मृत्यु होगा। परंतु बात जब आन बान शान के ऊपर आ चुकी है, इसके लिए मैं यहां से पीछे हट नहीं करना चाहूंगा, ताकि कल जाकर लोग ये भी कहे कि रावण के सामने स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण अवतार खड़े हुए थे, फिर भी रावण वो
अपने एटीट्यूड के साथ और वही अपने वो ताकत के साथ लड़ा, वहां पर भी उन्होंने पीछे हट नहीं किया। इसके लिए आज जब भी श्री राम का नाम लेते हैं तो साथ साथ रावण का भी नाम आता है। मेरी बात आ रही है समझ में? उसके अंदर दुष्कर्म बहुत ही थे, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी था। मैं आप सभी लोगों को इतना बोलना चाहता हूं, वो सभी लोगों ने तो अपनी जिंदगी खपा दी मौत के लिए। आप सभी लोगों के सामने तो जो वो पूरा खजाना पड़ा हुआ है यार, तो क्यों पीछे हट करते हैं? उसके सामने मौत खड़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने पीछे हट नहीं किया। आपके सामने तो इतना बड़ा पैसों का खजाना पड़ा हुआ है, आप क्यों पीछे हट करते हैं? आपके क्या भाई मान शान, आन बान शान के ऊपर कोई कभी प्रश्न नहीं उठे जब आईबीसी बने तब? आज भी उठ रहे हैं ना? जो सर ने बताया कि 1 लाख से 5 लाख आज भी टोंट मारते, ताने मारते हैं, तो हम क्यों पीछे हट कर लेते हैं? जब लोगों के सामने जो है वो मौत खड़ी हुई थी तब भी उन्होंने पीछे हट नहीं करी, और हमारे सामने पैसों का इतना बड़ा ढेर खड़ा हुआ है फिर भी हम पीछे हट कर लेते हैं। नहीं लगता आपको कि सोचने की जरूरत है इसके ऊपर? नाम इतिहास में उसी लोगों का दर्ज होता है कि भाई मौत भी सामने खड़ी हुई हो, फिर भी अपने लक्ष्य के कारण, अपने जो पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए वो मौत के गले लगा लेंगे, परंतु पीछे हट नहीं करेंगे। आपका नाम भी तभी इतिहास के अंदर शामिल होगा कि जब चाहे कितना भी रिजेक्शन आए फिर भी आप अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए पीछे हट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। दूसरा रूल, वो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके का एक श्लोक है, उत्साहो बलवा नार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम। उत्साहो बलवा नार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। क्या हुआ इसका मतलब? जो उत्साह जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। उत्साह जो होता है वो श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। उत्साहहीन व्यक्ति के लिए चाहे कोई भी वो देवलोक, गंधर्वलोक कहीं पर भी चले जाए, उत्साहहीन व्यक्ति के लिए जीवन के अंदर कोई भी चीज पाना मुमकिन नहीं है। जीवन के अंदर उत्साह रखने को वो बोल रहे हैं, उत्साह हो बलवा नारी। उत्साह जो है वो मतलब वीर पुरुषों का बल है ये। और हम जो है वो ढीले ढाले, कभी अगर चले भी कहीं से जाते हैं तो वो बिजनेस कंसल्टेंट वाला अंदर से वो फीलिंग आती ही नहीं है, वो बिजनेसमैन वाली फीलिंग आती ही नहीं है। सर मैं ये बोल रहा हूं, अरे जीवन में उत्साह नहीं है तो क्या झंडे गाड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम? उत्साह का मतलब मैं ये तो नहीं बोल रहा जोरों जोरों से गाइए, जोरों जोरों से बात करिए, बट अपने पूरे बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में तो उत्साह रखिए। जब आप चले जा रहे हो कहीं से तो कोई ये तो बोले कि ये बड़ा बिजनेस का बिजनेस कंसल्टेंट है। अगर मान लीजिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको धीरे धीरे बोलते, धीरे धीरे पूरा वो इंटरव्यू देते, वीडियो के सामने देखते, तो क्या आज आप सभी लोग आईबीसी बनते? उसका वो उत्साह है, वो उत्साह के कारण ही आप इतने मतलब बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं ना। तो उत्साह जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। आपके जीवन के अंदर उत्साह रखिए चाहे कोई भी परिस्थिति आए। रूल नंबर 3 मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई एक ही चीज आपको करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही चीज बोलनी है, जरा सा और। कम ऑन मेरे साथ बोलिए, जरा सा और। कल जो थे उनसे आज और जरा सा और। कल 40 कॉल किए हुए थे, 30 कॉल किए हुए थे, तो आज आपको बोलना जरा सा और 35। तीसरे दिन और जरा सा और 40, जरा सा और, जरा सा और, जरा सा और। जीवन में जब ये जरा सा और आपके पास रखेंगे ना, तब आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और जरूर चूमेगी। कल से हमें अपग्रेड होना है, जरा सा और कल से रखना है, ये एटीट्यूड रखिएगा। रूल नंबर 4, एक ही लाइफ है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। आपको ये डिसाइड करना है कि जब 60, 70, 80 साल की उम्र तक पहुंचे, तब इस हिसाब से वो अफसोस नाम का मुखौटा आपके सामने लेकर अपनी पूरी जिंदगी जो है वो गुजारनी है, या फिर इस तरीके से खुश होकर कि भाई अपने पोत्र को, अपने बच्चों को भी एग्जाम्पल दे पाए कि भाई तूने क्या जिंदगी तो मैंने जी है, तूने क्या जिंदगी जी, जिंदगी तो हमने जी हुई है। कैसा बनना चाहते हैं, ये नंबर 1 वाला या फिर नंबर 2 वाला? कम ऑन, 1 या 2? बहुत बढ़िया। रूल नंबर 5, जो भी जीवन में करना चाहते हैं, जहां कहीं पर भी पहुंचना चाहते हैं, 31 मार्च से पहले अगर मान लीजिए आपका टारगेट है वो पूरा करना चाहते हैं, 1.25 लाख का इंसेंटिव कमाना चाहते हैं, तो एक ही वर्ड, एक ही शब्द जो आपको ध्यान में रखना है वो है नाउ। नाउ
नाउ। आपको एक्शन जो है वो आज ही लेना पड़ेगा। जीवन के अंदर आगे कुछ करने के लिए डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। डीएमटी आज ही करवानी पड़ेगी। मैं लास्ट में इतना ही बताना चाहता हूं, और चाहे कुछ सीखे ना सीखे, कुछ लेकर जाए ना जाए, एक बात जरूर लेकर याद जानिए कि 31 मार्च से पहले मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उतने पैसे मुझे निकालने हैं। 12,500 से लेकर 15,000 रुपए का डीएमटी करवाना है, और मिनिमम 250 डिजिटल मार्केटिंग की लीड के ऊपर काम करना है। इतना काम करेंगे, डन है। हाँ, लास्ट में और एक पोएम आपको जाते जाते फड़का दूं। अभी ये पोएम से जो है ना वो परेशर पूरी तरीके से त्रस्त आ चुके हैं, क्योंकि हर सेमिनार में लास्ट में तो मैं सुनाता ही हूं, परंतु आप सभी लोगों के सामने पहली बार है। ज्ञान के ऊपर ही है, ठीक है। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। पग पग पे भेदभाव है, हर कदम के ऊपर भेदभाव है। पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है। जन्म से किसी के सर वंश की छाव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट, किसी के पास है छल कपट, तो किसी के पास रूप का वरदान है। पर तू ये सोचकर मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। तू ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है, अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान है। आप सभी लोग भी ज्ञान के इस मंच के ऊपर ही है। ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान है। विधि के विधान को पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ही ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रंग काम आता है, न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, और ना ही अपने पापा का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आशा रखता हूं कि भाई बहुत ही अच्छा आपके